नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शोपियां में 12 घंटे चला सेना का अभियान। तलाशी के दौरान आतंकियों ने सेना के दस्ते पर किया हमला। एक नागरिक की मौत, 3 जवान घायल। बिल्किस बानो बलात्कार केस में दोषियों की उम्र कैद बरकरार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 आरोपियों की रिहाई का बदला फैसला। फांसी की अर्जी नामंजूर। सार्क उपग्रह की तैयारियां पूरी। आज शाम 4:57 पर प्रक्षेपण। पड़ोसी देशों से अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। राष्ट्रपति ट्रंप की पहली वैधानिक जीत। अमेरिका में नई हेल्थ केयर बिल पारित। ओबामा केयर की लेगा जगह। जून में सेनेट में होगा पेश। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत का आज मलेशिया से अहम मुकाबला। फाइनल के लिए जीत जरूरी। 21 साल बाद वर्ल्ड टॉप 100 में पहुंची भारतीय फुटबॉल टीम। सेना की अगुवाई में कल दक्षिण कश्मीर के शोपियां में करीब 4000 सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़ा एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। इधर आतंकियों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर लौटते वक्त हमला किया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 3 जवान घायल हो गए। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि आतंकी हमले और बैंक लूटने के चलते इस अभियान को अंजाम दिया गया है। कश्मीर घाटी के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन किया। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ साझा तलाशी अभियान कर रही है। इसमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हाल ही के दिनों में इस इलाके में आतंकी हमले और बैंक लूट की घटनाओं को देखते हुए ये अभियान शुरू किया गया। आज कोई नया कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, रेगुलर अफेयर है। ये है कि थोड़ी अब की बार जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड, सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। इस बीच स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर अभियान में बाधा डालने की कोशिश की। शोपियां में ही मार्च निकालने की कोशिश कर रहे छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। भीड़ को काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले गए। सेना प्रमुख ने कहा कि गर्मियों में कश्मीर में घुसपैठ की घटनाओं में तेजी आती है और सेना ने इससे निपटने के लिए सीमा पर चौकसी बढ़ाई है। पुंछ में 2 जवानों की हत्या और शव के साथ बर्बरता पर उन्होंने कहा कि सेना पाकिस्तान की ऐसी हरकतों का पहले भी मुंहतोड़ जवाब देती आई है और इस बार भी देगी। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करते आए हैं। 4 दिन पहले आतंकियों ने कुलगाम में 5 पुलिस वालों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी थी। वहीं पिछले 3 दिनों से आतंकियों की ओर से बैंक लूटने की 4 घटनाएं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सैन्य रणनीति को जल्दी अंतिम रूप दिया जाएगा। रक्षा मामले से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में कई लोगों की सोच है कि सेना पर खर्च एक बोझ है और सेना को उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है। सेना प्रमुख ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत का वास्तविक क्षमता का एहसास उसी समय होगा जब आर्थिक विकास और सैन्य मजबूती साथ साथ होंगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों की चुनौतियों से निपटने के लिए नए सहयोगी और दोस्तों की जरूरत है और पहली राष्ट्रीय सैन्य रणनीति इसमें कारगर साबित होगी। इस साल रक्षा बजट के लिए 2,74,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो जीडीपी का 1.63% है। वहीं चीन उसकी जीडीपी का 3% सेना पर खर्च करता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 2 नक्सलियों को मार गिराया। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। मारे गए नक्सलियों के पास से 2 देसी बंदूकें और 2 टिफिन बम बरामद हुए हैं। वहीं झारखंड में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके सिर पर 5 लाख और 15 लाख का इनाम था। इनके पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बुधवार को भी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले में 1 जवान शहीद हो गया था और 11 घायल हुए। हमले में C-60 कमांडोज के वाहन को निशाना बनाया गया था।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कल सुकमा जाकर नक्सली हमले की ग्राउंड रिपोर्ट ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा बलों ने भी सुकमा हमले में शामिल होने के आरोप में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ग्राउंड रिपोर्ट लेने वहां पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें घटना से जुड़े तथ्य और सुरक्षा के मसले पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए नई रणनीति पर जल्द फैसला लिया जाएगा। जो भी रणनीति बनेगी, जो भी सोच रहे हैं, कम से कम हम समय में इसको जल्दी कैसे कंट्रोल पाएंगे, इसका हम सोच रहे हैं। बाकी इसकी रणनीति के बारे में हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। इससे पहले गृह राज्य मंत्री हमले में घायल हुए जवानों का हाल जानने रायपुर के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जवानों के इलाज को लेकर डॉक्टरों से बात की। सुकमा नक्सली हमले को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ और पुलिस बल ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ हो रही है। पिछले महीने सुकमा नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। 24 अप्रैल को बुरकापल में जो नक्सली घटना हुआ, उसके पश्चात फिर आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। उस ऑपरेशन के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए कार्रवाई की जा रही है। इंट्रोगेशन के पश्चात यदि उनकी कोई भूमिका स्पष्ट सामने आएगा, फिर उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश की जाएगा। उधर सुरक्षा बलों को झारखंड के लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने गुरुवार को आधुनिक हथियारों और 3000 गोलियों का जखीरा जब्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने साझा ऑपरेशन में मुंबई से कल एक और संदिग्ध आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो उस रैकेट का हिस्सा है जिसका पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी के संपर्क में था। पुलिस का दावा है कि जावेद को ही पाकिस्तान से धन जमा करने के निर्देश मिलते थे और उसके बताने पर अल्ताफ ने खाते में धन जमा कराया था। महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले मुंबई से ही अल्ताफ कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। अब तक 3 संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से आफ्ताब अली को पकड़ा गया था। सारे इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट किए हुए थे और इसके पास से कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त भी हुई हैं। बाकी जानकारी जब बाकी 2 जो लोग अरेस्टेड है वो यहाँ आ जाते हैं तो उनके इंटरोगेशन से हमें उम्मीद है कि पूरे गैंग के और भी अगर कोई लिंक्स हैं तो पता चलेगा। निर्भया गैंगरेप घटना में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट तय करेगा कि दोषियों को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी जाए या कुछ ढील दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजधानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निर्भया मामले के 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में सही ठहराया था। इसके बाद दोषियों ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 4 अभियुक्तों के अलावा एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी को बाल अपराध न्याय बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया था। राजधानी में 16 दिसंबर 2012 को एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। देश के सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा को अनिवार्य करने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का काम है और सरकार इस पर कदम भी उठा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज हिंदी की बात है, कल कोई संस्कृत का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। याचिका में कहा गया है कि त्रिभाषा फॉर्मूले में हिंदी भाषा, राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन का प्रावधान है, जिस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पूरे देश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए हिंदी अनिवार्य करने के आदेश की वकालत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड बनाने और आयकर रिटर्न भरने में आधार संख्या को अनिवार्य किए जाने से संबंधित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयकर कानून की नई धारा 139 AA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस पूरी कर ली गई। इसके पहले केंद्र ने बताया कि सरकार आधार कार्ड को किसी भी योजना में लागू कर सकती है। आधार एक्ट के सेक्शन 7 में ये साफ है कि आधार
विभिन्न कामों के लिए अनिवार्य है। केंद्र की तरफ से कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आधार कार्ड पहचान संबंधी फ्रॉड से बचने के लिए है, जिसमें फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और डेटा सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाता है। देश भर में अभी तक कुल 113.7 करोड़ लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हैं। केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि देश भर में 29 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 5 करोड़ लोग ही करदाता हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन ने कल मेडिकल जांच कराने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। इसके लिए 4 डॉक्टरों की टीम पुलिस के साथ उनके घर पहुंची थी। जस्टिस कर्णन ने डॉक्टरों की टीम से कहा कि उनका दिमाग ठीक है। उन्होंने दलील दी कि ऐसी जांच के लिए अभिभावक की सहमति जरूरी है, लेकिन उनका परिवार उनके साथ नहीं है, इसलिए जांच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार बांध के रखरखाव की अनुमति नहीं देने पर केरल सरकार से जवाब मांगा है। तमिलनाडु सरकार की शिकायत पर यह जवाब मांगा गया है। तमिलनाडु ने आरोप लगाया है कि केरल सरकार शीर्ष अदालत के 2014 के आदेश के पालन में बाधा खड़ी कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। तमिलनाडु ने कोर्ट को बताया कि लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को बांध के रखरखाव के लिए जरूरी सामान भी रखने नहीं दिया गया। कोर्ट ने बांध की ऊंचाई 136 फुट से बढ़ाकर 142 फुट करने की अनुमति दी थी। बिल्किस बानो बलात्कार मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दोषियों की उम्र कैद बरकरार रखी है। इसमें से एक आरोपी की मौत हो गई है। 7 लोगों की रिहाई के निचली अदालत के फैसले को बदल दिया गया है। इनमें 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर हैं। इन्हें सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। अब इस मामले में कुल 18 दोषी हो गए हैं। कोर्ट ने 3 दोषियों के लिए मौत की सजा की CBI की अपील खारिज कर दी। गुजरात दंगों के वक्त बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात हुई थी। 11 आरोपी जिनको UD साल्वी जी के कोर्ट ने 2008 में कन्विक्ट किया था, उन्हें तो कन्विक्ट किया ही है। उनका अपील डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट ने उनका उम्र कैद की सजा उनके लिए बरकरार रखी है। साथ साथ 5 पुलिस ऑफिसर जिनका रोल पुरावे और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में था, उनको भी हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। चुनाव आयोग EVM मुद्दे पर 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुला सकता है। इसमें विपक्षी पार्टियों की ओर से EVM में गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा होगी। PTI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि चुनाव आयोग बैठक के जरिए पार्टियों को भरोसा दिलाना चाहता है कि EVM से छेड़छाड़ संभव नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने पिछले हफ्ते ही इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस विपक्षी पार्टियों ने EVM में गड़बड़ी की आशंका जताई थी और इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने पार्टी संगठन में बदलाव करते हुए पंजाब और उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। सुनील जाखड़ को पंजाब प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री बनने के चलते ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उत्तराखंड में हार के बाद किशोर उपाध्याय की जगह प्रीतम सिंह को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी में सचिव और पूर्व सांसद अविनाश पांडे का कद बढ़ाया गया है। उन्हें पार्टी महासचिव बनाकर राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा विवेक तनखा पार्टी के लीगल सेल के नए हेड होंगे। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी पर। 80 के बाद सजग हुए लोग हैं ना, वो उनके पास कुछ पहली किताबें जो होती हैं उनमें राग दरबारी होती है। बहुत ही तीखी विडंबना का उपन्यास उन्होंने लिखा, जिसमें हालत यह है कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। राग दरबारी जैसा असर, राग दरबारी जैसा तीर दिल में सीधे घुसाओ, उसकी कड़क जबान जो है उसने आपको सीधे सीधे जो है दे मारा हो। मशहूर साहित्यकार शिलाल शुक्ल की प्रसिद्ध किताब राग दरबारी पर फिल्म निर्देशक अविनाश दास से खास बातचीत। देखिए किताब सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब
10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। इसरो आज सार्क देशों के लिए उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इसे शाम 4:57 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। कई क्षेत्रों में इसका फायदा सार्क देशों को मिलेगा। हालांकि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसरो का सार्क उपग्रह पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसका नाम GSAT-9 है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। इसका फायदा पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान को मिलेगा। अगर हम लोग ये मिलकर ये काम करेंगे तो ये एक तरह से आपस में जो रिलेशंस हैं उनको सुधारने का भी काम करेगा, क्योंकि हम लोग एक सिंगल कंट्री से ऊपर उठकर हम लोग इसको देख रहे हैं, पूरे पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल विलेज है। पूरे का पूरा विश्व जो है उसी तरह होगा। सार्क सैटेलाइट का वजन 2230 किलो है। इसमें 12 क्यू बैंड के ट्रांसपॉन्डर लगे हैं। इस पर 235 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इससे टेलीकम्युनिकेशन, आपदा प्रबंधन, DTH, टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में सेवाएं मिलेंगी। GSLV भी एक तरह से हमारे लिए पावर हॉर्स बनता जा रहा है, क्योंकि हमें जब टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना होगा तो उसमें मार्केट भी बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनली अगर उसको देखें। और जो हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन जो इसके लिए डेवलप किया है वो हम लोगों ने खुद डेवलप किया, तो हमारी जो कॉस्ट है लॉन्चिंग की वो दूसरी कंट्रीज से कम आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के एक सार्क सम्मेलन में इसका ऐलान किया था। इसका मकसद सार्क देशों के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। बीते दिनों चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इस कदम की सराहना की थी। अखबार ने भारत और चीन के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की वकालत की थी। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। बैंकों के 6 लाख करोड़ के डूबे कर्ज से निपटने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आएगी। बैंकिंग कानून में संशोधन करके RBI को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे कर्ज संकट से निजात मिल सकेगा। बैंकों में डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अध्यादेश के जरिए बैंकिंग कानून में बदलाव किया जाएगा। वित्त सचिव अशोक लवासा के मुताबिक संशोधन के बाद RBI और दूसरे बैंक डूबे हुए कर्ज से प्रभावी तरीके से निपट सकेंगे। PTI के मुताबिक बदलाव से RBI बैंकों को निर्देश जारी कर सकेगा। रिजर्व बैंक निगरानी समिति भी बना सकता है जो विशेष मामलों पर नजर रखेगी, ताकि बैंक अधिकारियों को जांच के झंझट से बचाया जा सके। इसके अलावा विशेष मामलों में RBI दिशा निर्देशों में ढील दे सकेगा। बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद में हुआ है, लेकिन एक मर्यादा है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी को कोई मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है तो उस प्रपोजल की डिटेल्स हम तब तक नहीं देते जब तक राष्ट्रपति भवन से और माननीय राष्ट्रपति जी का उसको स्वीकृति ना आ जाए। सरकार ने बैंकों के साथ चर्चा के बाद इस बदलाव को मंजूरी दी है। दरअसल इस वक्त बैंकों का 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज संकट में है। वित्त वर्ष 2014-15 में डूबा कर्ज 2.67 लाख करोड़ रुपए था। 2015-16 में यह आंकड़ा 5.02 लाख करोड़ जा पहुंचा। 31 दिसंबर 2016 तक ये 6.07 लाख करोड़ हो गया। बीते दिनों वित्त मंत्री ने कहा था कि डूबे कर्ज की रकम बड़ी है, लेकिन ये 40 से 50 कंपनियों तक ही सीमित है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि वर्तमान कानूनों से ही इसका हल निकाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने ब्रिटेन से कहा है कि वो विजय माल्या समेत अन्य भारतीयों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया सरल बनाए। भारत ने ब्रिटेन को अपने वीजा नियमों को भी आसान बनाने को कहा है, ताकि भारत के छात्रों, पेशेवर लोगों और राजनयिकों के आश्रितों को परेशानी ना हो। इन मसलों पर गृह सचिव राजीव महर्षि और ब्रिटेन की गृह सचिव पैट्सी विल्किंसन के बीच कल दिल्ली में बात हुई। दोनों देशों के बीच वैसे तो प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन उसे लागू करने में पेचीदगियों की वजह से आज तक सिर्फ एक व्यक्ति का ही ब्रिटेन से भारत में प्रत्यर्पण हो पाया है, जबकि भारत ने माल्या और ललित मोदी समेत 57 लोगों को प्रत्यर्पित कराने का अनुरोध भेजा है। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ
सहयोग और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर चर्चा की। Discussions focused on the processes involved in matters of extradition and the need to further improve these processes. Both sides also agreed to address the challenges of illegal migrants, and both sides committed to work together to ensure the smooth return of Indians overstaying in UK. देश में इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में ये बात सामने आई है। सूची में दूसरे नंबर पर भोपाल है। उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर सबसे गंदा है। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सर्वेक्षण के नतीजों का कल ऐलान किया। इनमें 434 शहर शामिल थे। शीर्ष 50 स्वच्छ शहरों में गुजरात के 12 शहर शामिल हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के 11 और आंध्र प्रदेश के 8 शहर हैं। जो प्रथम स्थान में, द्वितीय स्थान में, तृतीय स्थान में, नहीं तो कम से कम टॉप 50 में पहुंच गया, उन लोगों ने क्या किया है, उनका उदाहरण से कुछ सीखना और अपना इलाका में भी ऐसी योजना अमल करने के लिए प्रयास करना। अमेरिका में ओबामा केयर को रद्द करके नया हेल्थ केयर बिल लाया गया है। नए बिल को प्रतिनिधि सभा में 213 के मुकाबले 217 मतों से पारित किया गया। किसी भी डेमोक्रेट सांसद ने इस बिल के पक्ष में वोट नहीं किया। ट्रंप प्रशासन ने नए हेल्थ केयर बिल को ऐतिहासिक कदम बताया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम घटाने और कई छूटें देने का वादा किया है। बिल को अगले महीने सेनेट में पेश किया जा सकता है। 3 महीने के कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप की ये पहली वैधानिक जीत है। मार्च में जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाने की वजह से मतदान के ठीक पहले इस बिल को वापस ले लिया गया। इसके बाद कई संशोधन करके इसे दोबारा पेश किया गया। इस बीच ओबामा केयर को रद्द करने पर अमेरिका में कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। People were suffering so badly with the ravages of Obamacare, and I will say this, that as far as I'm concerned, your premiums, they're going to start to come down. We're going to get this passed through the Senate. I feel so confident. अमेरिका के 11 राज्यों के गवर्नर ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पेरिस जलवायु समझौते से नहीं हटने की मांग की है। उनका कहना है कि अमेरिका अगर स्वच्छ ऊर्जा की पहल से अलग होता है तो चीन और भारत को इसका सीधा फायदा होगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयास को धक्का लगेगा। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पेरिस जलवायु समझौते को लेकर जल्द ही एक तरफा बड़ा फैसला ले सकते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इसमें एक तरफा सहयोग कर रहा है। वातावरण को साफ रखने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो सिर्फ अमेरिका की ओर से दिया जा रहा है। भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश इसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। सोमालिया में सुरक्षा बलों की गलती से सरकार के एक मंत्री की जान चली गई। मंत्री को आतंकी समझकर उनकी कार पर गोली चला दी गई। हमले में मारे जाने वाले मंत्री का नाम अब्बास अब्दुल्लाही शेख सिराजी है। सिराजी सोमालिया सरकार में सार्वजनिक कार्य मंत्री थे। दरअसल सोमालिया में बीते कुछ साल से अल-शबाब आतंकी संगठन सक्रिय है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। गुरुवार को सुरक्षा बल की राजधानी मोगादिशु की सड़कों पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक कार को रोका और गोलियां बरसा दी। कार के अंदर सरकार के मंत्री बैठे थे। और खेल की दुनिया से अहम खबर, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। फाइनल से एक जीत दूर भारतीय हॉकी टीम मेजबान मलेशिया को हराने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। पिछले मैच में जापान को हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। भारत ने जापान को 4-3 से हराया था। वहीं भारत टूर्नामेंट की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की ताज़ा तरीन रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 21 साल के बाद टॉप 100 देशों में शामिल हो गई है। आज़ादी के बाद ये केवल छठा मौका है जब भारतीय फुटबॉल टीम दुनिया के शीर्ष 100 टीमों में पहुंची है। भारत की सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग 94 है, जो उसने फरवरी 1996 में हासिल की थी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ रैंकिंग में भारत 11वें नंबर पर कायम है। और अब बात खास शख्सियत की। हिंदी फिल्म जगत के जाने माने फिल्म संगीतकार नौशाद की आज पुण्यतिथि है। नौशाद साहब ने जहां एक और फिल्म संगीत को मेलोडी दी, वहीं उसे अपनी शास्त्रीय जड़ों से भी जोड़े रखा। नौशाद साहब ने संगीत की शुरुआती शिक्षा उस्ताद गुरबत अली, उस्ताद यूसुफ अली और उस्ताद बब्बन साहिब से ली। बतौर कंपोज़र 1940 में उनकी पहली फिल्म आई प्रेम नगर।
फिर 1942 में नई दुनिया में बाकायदा संगीतकार का उन्हें दर्जा मिला। 1944 आते आते नौशाद साहब का रुतबा बढ़ चुका था। उन्होंने अंदाज, बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुग़ल आज़म, मेरे महबूब जैसी कई हिट फिल्में दी। फिल्म जगत में योगदान के लिए नौशाद को 1981 में दादा साहब फाल्के और 1992 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 5 मई 2006 को नौशाद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत। और अब आखिर में हेडलाइंस। शोपियां में 12 घंटे चला सेना का अभियान। तलाशी के दौरान आतंकियों ने सेना के दस्ते पर किया हमला, एक नागरिक की मौत, 3 जवान घायल। बिल्किस बानो बलात्कार केस में दोषियों की उम्र कैद बरकरार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7 आरोपियों की रिहाई का बदला फैसला, फांसी की अर्जी नामंजूर। सार्क उपग्रह की तैयारियां पूरी, आज शाम 4:57 पर प्रक्षेपण। पड़ोसी देशों से अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। राष्ट्रपति ट्रंप की पहली वैधानिक जीत। अमेरिका में नया हेल्थ केयर बिल पारित। ओबामा केयर की लेगा जगह, जून में सेनेट में होगा पेश। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत का आज मलेशिया से अहम मुकाबला, फाइनल के लिए जीत जरूरी। 21 साल बाद वर्ल्ड टॉप 100 में पहुंची भारतीय फुटबॉल टीम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।